नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के लोकसभा से चुने जाने के बाद जो मुद्दा इन दिनों सर्वाधिक चर्चा में है वो ये है कि यूपी की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन हो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और अब वो लोकसभा में बैठेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली हो रही है, जिसे लेकर सदन में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी में अंदर खाने गुणा गणित का दौर चल रहा है। समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव, रामअचल राजभर और इंद्रजीत सरोज का नाम सुर्खियों में है, लेकिन असली पैमाना यह होगा कि इनमें से कौन विधानसभा में पार्टी के मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाता है और प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखता है। इसे लेकर सफाई खेमे में मंथन का दौर जारी है। हालांकि अखिलेश यादव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाकर सिर्फ सदन के समीकरण को नहीं साधना चाहते, बल्कि अपने पीडीए फॉर्मूले को भी अमली जामा पहनाने की कवायद करेंगे। ऐसे में नेता को तलाश करना है जो बोलने की कला जानता हो और समाजवादी पार्टी के जातिगत समीकरण में भी फिट बैठता हो। इसके साथ ही साथ परिवारवाद के जो आरोप उनके ऊपर लगते रहे उस पर भी वो जवाब दे पाए, और इसीलिए कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव के नाम की चर्चा कम है। आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे कि अखिलेश यादव के बाद कौन, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद बनने के बाद अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से विधायकी से इस्तीफा दे दिया। क्योंकि अखिलेश यादव विधायक होने के साथ ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अब तक निभा रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद ये पद खाली हो गया है। सूत्रों की माने तो इस पद के लिए 4 नाम सबसे आगे हैं। हालांकि सपा विधायक शिवपाल यादव के सबसे कद्दावर नेता होने के बावजूद उनके नेता प्रतिपक्ष बनने की संभावनाएं ना के बराबर हैं। दरअसल हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के परिवार के सदस्यों को ही टिकट दे दिया था। इसको लेकर बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए परिवार के ही यादवों को टिकट देने का आरोप लगाया था। ऐसे में सपा के कद्दावर नेता और विधायक शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाकर अखिलेश यादव विधानसभा में परिवारवाद का आरोप नहीं झेलना चाहते हैं। इसी के चलते सपा मुखिया अखिलेश यादव चाचा शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। सपा को लोकसभा चुनाव में पीडीए रणनीति के तहत जीत मिली है। माना जा रहा है कि अखिलेश इसी रणनीति के तहत नेता प्रतिपक्ष का चयन करेंगे। बता दें, नेता सदन के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष रहे अखिलेश यादव के बीच विधानसभा में सत्र के दौरान तीखी बहस होते तो सबने देखा है। तो अखिलेश भी किसी तेज तर्रार नेता को नेता विरोधी दल की जिम्मेदारी देना चाहते हैं। सपा मुखिया ने भी अपने एक बयान में कहा कि इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी पार्टी किसी ऐसे नेता को देगी जो पार्टी को मजबूती देने के साथ ही विपक्ष की आवाज को सदन में बुलंद कर सके। सूत्रों की माने तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में इंद्रजीत सरोज का नाम सबसे आगे है। इसके साथ ही रामअचल राजभर और सपा विधायक कमाल अख्तर और सपा महासचिव शिवपाल यादव का भी नाम शामिल है। ऐसे में विधानसभा में जो नाम चर्चा में है वो है जसवंत नगर से विधायक शिवपाल यादव, मंजनपुर से विधायक इंद्रजीत सरोज, आजमगढ़ से विधायक दुर्गा यादव, अकबरपुर से विधायक रामअचल राजभर, सिद्धार्थ नगर के इटवा से विधायक माता प्रसाद पांडे, लखनऊ से विधायक रविदास मेहरोत्रा। ये वो नाम है जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि सपा विधायक शिवपाल यादव सबसे कद्दावर नेता होने के बावजूद
उनके नेता प्रतिपक्ष बनने की संभावनाएं ना के बराबर है। दरअसल हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के परिवार के सदस्य को ही टिकट दे दिया था। इसको लेकर बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए परिवार के ही यादवों को टिकट देने का आरोप लगाया था। ऐसे में सपा के कद्दावर नेता और विधायक शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाकर अखिलेश यादव विधानसभा में परिवारवाद का आरोप नहीं झेलना चाहते हैं। इसी के चलते सपा मुखिया अखिलेश यादव चाचा शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जाहिर सी बात है, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा अखिलेश यादव के बाद? और सिर्फ विधानसभा में ही नहीं, विधान परिषद में भी बात करें, वहां पर भी नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, ये भी एक चर्चा का सवाल है। आज की खास चर्चा इसी मसले पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ डॉक्टर अविरल मलिक जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है अविरल जी। हमारे साथ आशीष मिश्रा जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी। और हमारे साथ राकेश अय्यर जुड़ गए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है राकेश भाई। चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा राकेश जी। अब देखिए, जाहिर सी बात है, इरादे तो मजबूत हैं और जो परिणाम है उनसे गदगद है, लेकिन साथ ही साथ जब ऐसा होता है ना कि रिजल्ट जब बेहतर आ जाते हैं तो लोगों की उम्मीद जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है आपसे। समझ रहे हैं? पीडीए का फॉर्मूला आपका हिट हुआ, अब उसे विधानसभा के अंदर फिट करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो ऐसे में लोग पूछ रहे हैं और ये सवाल भी है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? ऐसे में मैं धन्यवाद आप को देता हूं। अभी ये जो निर्णय लिया जाएगा, ये पार्टी विधायक दल की बैठक लेने के बाद वह निर्णय लिया जाएगा। और ये निर्णय कोई आम जनमानस की तरह नहीं, जो है सबकी मंशा के साथ जो पार्टी की मजबूती के मुद्दों को रख सके और उसको आगे बढ़ा सके, ऐसे लोगों का चयन विधायक दल की कमेटी बुला के और पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सानिध्य में उसका निर्णय लिया जाए। हाँ, लेकिन राकेश जी, इसके लिए कुछ पैरामीटर्स तो होंगे ना, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शिवपाल यादव जिनका नाम सबसे ऊपर है, लेकिन उनकी चर्चा सबसे कम है, क्योंकि परिवारवाद के ऑलरेडी आरोप लग चुके हैं चुनाव के दौरान। तो इनसे अखिलेश यादव बचना चाहते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। ये समाजवादी पार्टी विधायक दल को बुलाए के और विधायक दल उसको निर्णय लेंगे। वो अगर चाचा शिवपाल जी पे का निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि उसमें एक व्यक्ति के कहने पे विधायक दल का नेता नहीं चुना जाए। सारे विधायक दल के लोग आएंगे और उनकी सहमति से जिसको बनाना होगा। अब राकेश जी, वो तो देखिए, आप जानते हैं फॉर्मेलिटीज होती हैं सभी पार्टियों में, फिर वो चाहे आपकी पार्टी की बात कर लें या ये बीजेपी के अविरल भाई बैठे हैं, आशीष भाई कर, वो देखिए जो शीर्ष नेतृत्व ने तय कर दिया वो चुन लिया गया। समझ रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ विधायक दल की बैठक तो होगी और विधायक दल ही निर्णय लेता है। हाँ, राष्ट्रीय नेतृत्व जो है ही, उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल के बाद जो निर्णय आएगा वो आप सबके सामने रखा जाए। अच्छा, फिर 2012 में विधायकों ने कैसे चुना था सर? उत्तर प्रदेश के अंदर विधायक दल ने कैसे चुना था? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चुना था। वो विधायक थे उस समय? 2022 में विधायक थे। 12 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, 12 की बात। हाँ, 12 में भी जो विधायक दल का निर्णय है वही हमारी पार्टी लेती है। और विधायक देखिए, विधायक को नहीं चुनती है। समझ रहे हैं? तो आपको पता है ना कहां से फैसले होते हैं, है ना? खैर चलिए, ठीक है, ठीक है, आते हैं आपके पास। आशीष मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष जी, देखिए, साथ तो आपका है और जहां तक अभी तक पक्का वाला है। अब सवाल ये है कि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने खुद की जमीन को मजबूत किया है और अब टारगेट 2027 से विधानसभा चुनाव के अंदर खुद को साबित करना है। और ऐसे में जरूरी यह है कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उनके साथ आपका जो गठबंधन है वो मजबूती के साथ खड़ा रहे, मजबूत बना रहे, बिना डिगे। अब ऐसे में जब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव समाजवादी पार्टी को करना है तो आप कहेंगे कि ये उनका विषय है, वो समझे अपने हिसाब से, लेकिन चूंकि एक विपक्षी पार्टी आप भी हैं
तो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी जब समाजवादी पार्टी के पास है, नेता का उन्हें चुनाव करना है, कौन होना चाहिए? आशीष जी। देखिए अजितेश भाई, आपको नमस्कार और हमारे साथ में पैनल में बैठे हुए हमारे दोनों भाइयों को नमस्कार। और आज एक गंभीर विषय है और जिस पर चर्चा हो रही है, लेकिन इसी के साथ में एक मुद्दा और भी है। वो मुद्दा ये है कि जो मोदी की गारंटी और मोदी की सरकार इस तरह से 10 वर्षों तक लगातार चलती रही, तब एनडीए के दलों का और घमंड में एनडीए के लोगों का ख्याल साथियों का कभी नहीं आया। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि जब लोकसभा का स्पीकर डिसाइड होना चाहिए, एनडीए के साथियों को भी सम्मान मिलना चाहिए, उसी जगह पे आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के एक से बढ़ के एक नेता राजभर जी को कोसने में लगे हुए हैं। ठीक है, राजभर जी का जहां पे जिसका जमेगा वो वहां आता जाता है, और आपकी परिस्थिति थी, गाली सुनने के बाद भी आपने उनको स्वीकार किया। हाँ। सिर्फ अपनी जातिगत समीकरण को साधने के लिए। हाँ। लेकिन आज उन्हीं राजभर जी का आप अपमान कर रहे हो, तो देखिए भले हमारे साथ वो नहीं है, लेकिन हम एक ही चीज कहते हैं कि कोई भी हो उसका मान सम्मान होना चाहिए। चुनाव में जीत हार ये सबके लिए लगी रहती है। हाँ। लेकिन हाँ, अब दूसरी बात पे आते हैं। आपने समाजवादी पार्टी के प्रतिपक्ष नेता की बात की। हाँ। तो आप यदि देखेंगे 105 की संख्या इस समय जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास है। अब समाजवादी पार्टी के 105 में से अभी जो एमएलए हैं वो एमपी बने हैं, वो अपना राजीनामा देंगे। बीजेपी के भी बहुत सारे एमपी हैं जो एमएलए थे पहले, तो आंकड़े जो है भी परिवर्तित होंगे। लेकिन आप यदि देखेंगे समाजवादी पार्टी में विधायकों की संख्या, तो आप उनके पास अनुभव साथ में देखेंगे कि उनको शासन में बैठने का 2-2, 3-3 बार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में काम करने का एक तजुर्बा है, एक अनुभव है। और जिसकी संख्या आपने सिर्फ अभी 4 और 5 नाम गिनाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 4-5 ही नहीं, ये आपको लगभग 50 के ऊपर ऐसे नाम मिलेंगे। मैं तो ये बता रहा था कि नामों की चर्चा है। हाँ, तो अब इसके अंदर अब आती है बात शिवपाल चाचा की। तो शिवपाल चाचा बड़े सम्मान के साथ में हम कहते हैं कि शिवपाल चाचा एक अभिभावक के रूप में है, और अभिभावक के रूप में वो पूरे प्रदेश में किस तरह से संगठन को मजबूत किया जा सकता है, किस तरह सहयोगी दलों को साथ में रखकर, क्योंकि उनके पास भी एक तजुर्बा है, एक बहुत बड़ा अनुभव है, तो निश्चित तौर पर उनको कहीं दरकिनार नहीं किया जाएगा। और एक साथ में आपको बहुत जल्दी विधायक दल का नेता चुन के आप लोगों के सामने रखा जाएगा। हाँ। और वो आपके सामने प्रदेश की सेवा करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ओके, आता हूं आपके पास। अविरल जी, अब आपके पास आ रहा हूं। आपने दोनों ही लोगों को सुन भी लिया। अब इसके साथ ही साथ सवाल ये भी है, क्योंकि सरकार में तो आप हैं, और भले ही वो विषय समाजवादी पार्टी का हो, लेकिन विषय आपका तब हो जाता है जब अपना प्रतिद्वंदी चुनना हो, जो आपसे सवाल पूछे, जो आपसे तीखे सवाल कर पाए, आपकी बात का जवाब दे पाए। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश की बात होती है, समाजवादी पार्टी है वो उस कंडीशन पर है, कांग्रेस उसके साथ है और मजबूत है, बीएसपी का कहीं समझ में आता नहीं है किधर है वो या है भी कि नहीं इस लड़ाई के अंदर। ऐसे में एज ए गवर्नमेंट किस तरह का विपक्ष चाहते हैं आप? कौन होना चाहिए नेता प्रतिपक्ष? जी देखिए, समाजवादी पार्टी के अंदर जितने भी फैसले लिए जाते हैं वो जातिवाद के आधार पर लिए जाते हैं, परिवारवाद के आधार पर लिए जाते हैं। ये जातिवादी लोग एक प्रकार से हैं और जनता इस बात को जानती है। ये और एक वर्ग का साथ और एक वर्ग का विकास ही केवल और केवल ये करते हैं। जिस समय इनकी सरकार हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश का क्या हाल था वो सबको मालूम है। किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे हुआ करते थे, किस प्रकार से माफियाओं को बढ़ावा मिला करता था। लेकिन उस विषय पर कभी बात नहीं करना चाहेंगे। गायत्री प्रसाद प्रजापति के विषय पर कभी नहीं बोलेंगे, अतीक अहमद के, मुख्तार अंसारी के विषय पर ये कभी नहीं बोलेंगे, मुजफ्फरनगर दंगे पर कभी नहीं ये चर्चा करना चाहेंगे। उसके साथ साथ इस प्रकार से आशीष भाई भी तो कह रहे थे कि राजभर जी पर आप भी चर्चा नहीं करते, डुबो दिया गया था, उस विषय पर कभी नहीं बोलेंगे। अजितेश भाई, अगर आप इनको दंगा और महंगाई और रोजगार पे अगर बात करनी हो तो आए एक एक हाथ हो जाए।
आप नीट की परीक्षा की क्या स्थिति हुई? जितने उत्तर प्रदेश में परीक्षा क्यों लीक हो रही है? क्यों लीक हो रही है? एनसीआरबी के आंकड़ा क्यों बता रहा है कि रेप, मर्डर और तमाम जैसे हत्याएं लूट हो रही है? ये तरीका नहीं है। अभी हमारे जिले के जनपद के बगल में गाजीपुर, एक सेकेंड राकेश भाई आ रहा हूँ जरा, एक बार अवेल जी को अपनी बात पूरी कर लें। हाँ, अवेल जी हमेशा जाति और नफरत की राजनीति मत करिए, क्योंकि नफरत की राजनीति को आपने देख लिया कि 2024 में आपको नकार दिए। नहीं, अमर सिंह जी का आपने इसी नफरत को नकार दिया। अगर नहीं देखा तो आपका ये नफरत अयोध्या जैसी सीट को हार गए। प्रधानमंत्री 3-3 घंटे पीछे रहे बनारस से, क्योंकि ये जनता है। जनता जानती है कि नफरत की राजनीति नहीं है, काम की राजनीति है। रोजगार और महंगाई और कैसे कम करना है, इसकी राजनीति है। आप केवल बस नफरत फैलाने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। कभी आप इससे बात करिए कि हमारे देश सियाचिन के लोग जो है हिमाचल प्रदेश के लेह लद्दाख में घुस गए हैं, आप कभी उसकी बात करते हैं? महंगाई कितना बढ़ गया है, पेपर कितनी लीक हो है, नौजवानों को बताइए लाठीचार्ज करके आप उनकी आवाज को दबा पाएंगे? आज उसी का ये नतीजा रहा कि आप पूरे प्रदेश के सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। प्रधानमंत्री 3-3 घंटे बनारस से पीछे रहा। मैं तो दावा कह रहा हूँ कि अजय राय वहां से जीते हुए थे, वहां तो डीएम ने हराया, नहीं तो प्रधानमंत्री हारे हुए थे। बात आप महंगाई पे नहीं कर रहे हैं, आप जाति पे कर रहे हैं, नफरत पे कर रहे हैं, मुस्लिम पे कर रहे हैं, मंदिर पे कर रहे हैं, मस्जिद पे कर रहे हैं। स्पष्ट कर दीजिए, नहीं, आप मंदिर मस्जिद की राजनीति बंद करिए। अब जनता जान चुकी है कि राजनीति मंदिर और मस्जिद का नहीं होगा। राकेश भाई होगा बिल्कुल। एक मैं ये चीज पूछना चाह रहा था कि वो जो आप बनारस की सीट का जिक्र कर रहे थे, ऐसा सिर्फ बनारस में हुआ है? उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जगह हो गया, मतलब उन 37 को छोड़कर जहां जीत गए? भारतीय जनता पार्टी हराई है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। 10 सीट हराई है ये। और इनको तो सबक सीखना चाहिए। मतलब अब 47 सीटें आ रही थी, और भी आ रही थी क्या? इनको इससे सबक सीखना चाहिए कि नफरत की राजनीति और नफरत की बीज। अच्छा राकेश जी सुनिए ना, एक सेकंड, इस विषय को चूंकि अभी गर्म है इसलिए चर्चा कर ही लेते हैं इस पर भी। ये जो आप चुनाव वाली बात कर रहे हैं, ये चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा था कि उन डीएम के नाम अगर आप भिजवा दें लिखकर तो वो कार्रवाई कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ चुनाव आयोग से पहले फर्स्ट या दूसरे सेकंड का चुनाव एक व्यक्ति 8 वोट डालता है और रील बना के व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर टहरता है। चुनाव आयोग निलंबित करने के बाद क्या किया है? अभी जो हमारे यहाँ बगल की सीट है 3500 जो जीते हैं रामजतन राजभर, उनको प्रमाण पत्र देने के लिए 4 घंटा डीएम ने परेशान किया। सलीमपुर की सीट पे वो तो इतना जनता था और समाजवादी पार्टी के मजबूत वर्कर थे कि डीएम ने वहां बेईमानी नहीं कर पाया। लास्ट में बेबस होकर उनको जो है प्रमाण पत्र देना पड़ा। देखिए, अगर आप ईवीएम को लेकर कहते हैं तो चलिए ठीक है भाई, कोई कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसे अब आप एक टाइप ऑफ कंप्यूटर ही कह लीजिए, उसमें हैक की आप गुंजाइश की बात करते हैं, चलिए ठीक है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। अब आप जब डीएम का सब जिक्र कर देते हैं आशीष जी, ये मतलब मेरे हिसाब से चर्चा भी स्वस्थ होनी चाहिए, ईवीएम पर चर्चा होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि और गुंजाइश की जब बात होती है वो होनी चाहिए, लेकिन सीधे सीधे जिन सीटों पर जीत गए और जिन पर हार गए उन पर सीधा डीएम को या अधिकारियों को प्रत्यारोपित कर देना ही गलत है। नवल किशोर साग के हमारे पार्टी से जीते हुए थे। आ रहा हूँ राकेश जी, आ रहा हूँ, आशीष भाई बोल रहे हैं, एक सेकंड आ रहा हूँ। जितेश जी देखिए, ये स्पष्ट तब हो जाता है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई अधिकारी यदि है, उसको देश के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ, ये मैं हमेशा रिपीट करता हूं, मैं आपको वापस बता रहा हूं। मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा था। मध्य प्रदेश के चुनाव में देश के गृह मंत्री अमित शाह खड़े होकर, जब अमित शाह जी खड़े होकर ये कहते हैं कि चुनाव के बाद हम देख लेंगे, तो आप इससे क्या अंदाजा लगाते हैं? क्या समझते हैं इसे? ये क्या होता है? मतलब खुले तौर पे देश का गृह मंत्री यदि एक एसपी और जिलाधिकारी को धमकाता हो तो इसका कितना प्रभाव पड़ता है चुनाव पे?
ये तो तथ्यात्मक है ना। इनके आप अधिकारियों का देख लीजिए, इनके विधायकों सांसदों का देख लीजिए, जाके बूथों पे हड़काना, ये सब अगर आप करते हैं तो वहां से आप इतना ये भी समझ लीजिए कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि अभी जैसा आपने देखा इनकी मोहतरमा, क्या नाम था उनका कैंडिडेट इनकी, जो ओवैसी साहब के सामने खड़ी थी, माधवी लता, वो किस तरह से बुरखे उठा के देख रही थी। एक समाज के बीच में डर का माहौल बनता है या नहीं बनता? तो ये सब चीजों को आप प्रभावित यदि चुनाव को ही करेंगे तो सीधी सी बात है, जो व्यक्ति कमजोर होगा, जो आपसे नहीं लड़ सकता, वो बेचारा क्या करेगा? वो मतदान डालने की जगह पे वो घर बैठना पसंद करेगा। यही कारण है कि प्रधानमंत्री को पूरे 7 चरण में अपील करनी पड़ गई, और वो भी ऐसे नहीं। अगर आप यकीन मानिए इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रहा होता तो मतदान के प्रतिशत में और घाटा होने की पूरी संभावना थी। ये चीजें थी। ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे भाई कह रहे हैं कि वो हार चुके थे, निश्चित तौर पर मैं भी आपको कहता हूँ वो हार चुके थे चुनाव। अच्छा। और उनको अगर असली मजा देखना था तो प्रियंका जी यदि वहां से चुनाव लड़ी होती तो मैं आपको बताता हूँ 2 से 3 लाख। इसमें तो देखिए आशीष भाई, देर नहीं करनी चाहिए थी, हर बार वही जवाब है, देर आपको करनी नहीं चाहिए थी, लड़वाना चाहिए था। नहीं बता रहा हूँ वो भी तब जब मैं फिर वही कहता हूँ 2014 में अजय राय हार गए, 2019 में अजय राय हार गए, तो 2024 में आपको प्रत्याशी बदलना चाहिए था। नहीं अजितेश भाई, अब मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, बहुत अच्छा जवाब है। हमने 2014 में, 2019 में और 2024 में अपने प्रत्याशी के कामों के बलबूते उसको टिकट दिया, क्योंकि हमको ये चीज पता था कि हमारा प्रत्याशी गली गली घर घर घूम रहा है, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा है। यही कारण था कि लोगों का भरोसा नरेंद्र मोदी जी को लड़वा देना चाहिए था। और हमारे सुनिए ना, आज अजय राय जी की चर्चा जो हो रही है, आप पूरे चैनल को देख लीजिएगा, हर डिबेट पे देख लीजिएगा, हर जगह पे इस बात की चर्चा होती है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा शख्सियत जो हजारों करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव लड़ रहा हो, उसको अपनी मार्जिन इतने क्लोज तक पहुंचानी पड़ गई है। तो समझ लीजिए कि उनकी जमीन खिसक चुकी थी। ठीक है, ठीक है। अविरल जी, अब आपके पास आता हूं, सुन चुके हैं, अब आप कोई बीच में बोलेगा नहीं, अपनी बात पूरी करें जी। नहीं देखिए, जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, ये डीएम की बात कर रहे हैं, तो इस विषय पर इन्हें सबूत देने चाहिए। अगर ये कह रहे हैं कि मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर ये दावे के साथ कह रहे हैं तो सबूत कहां है इनके पास? अगर ये दावे के साथ कह रहे हैं तो हो सकता है इनके पास सबूत हो और वो पब्लिक डोमेन में लाए, क्यों नहीं ला रहे हैं? ये उनको अमित शाह पूछ लीजिए, सिर्फ एक बार बोल लेने दीजिए, बात पूरी कर लेने दीजिए। देखिए, इनके पास कोई सबूत नहीं है, तथ्यों से परे बात कर रहे हैं, झूठे आरोप ये लगा रहे हैं और जनता सब समझ रही है। और जनता ने इसलिए इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। नरेंद्र मोदी के ऊपर तीसरी बार देश की जनता ने भरोसा जताया है, इस बात को इन्हें याद रखना चाहिए और अपने कर्म भी याद रखने चाहिए, मुजफ्फरनगर दंगा भी इन्हें याद रखना चाहिए। अरे क्या आशीष जी, हाँ काउंटर करिए। देखिए, इन्होंने सब कुछ कहा, मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया। अभी अच्छा कि आपने वर्सेस पे लगाया। मेरे भाई डॉक्टर साहब, ये बताइए, अमित शाह जी ने जो मध्य प्रदेश में कहा था, वो किस आधार पे एसपी को धमका रहे थे? वो इसे क्या समझा जाए? अविरल जी, देखिए, आप केवल और केवल झूठे आरोप लगाना जानते हैं। मैं जब मुजफ्फरनगर दंगों के विषय पर सवाल पूछ रहा था तो इन्हें डीएम याद आ गया। ये मुजफ्फरनगर दंगों के विषय पर बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? आखिर आप देख लीजिए, मिश्रा जी ये सब कुछ बताएंगे या अमित शाह जी बयान में बोलने से कतराएंगे? आप सामने लाइए, इनके पास हिम्मत नहीं है। अभी मैं सामने आपको कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की की बात आप भूल जा रहे हो। और जो दंगे की आप बात करते हो, तो दंगे की कहानी सुन लीजिए। दंगाई थे आप, इसलिए दंगा तभी होते थे, और इसी के लिए डर को अभी फिलहाल हमारी इंडिया गठबंधन की शक्ति आपको समझ में आ गई है। अभी तक एक अकेला सब पर भारी जो कह रहा था ना, आज वो इतना लाचार है, इतना विवश है। और आप देखिएगा, हम विपक्ष की इतनी मजबूत शक्ति बन के आपसे अपने किए हुए वादों को नहीं पूरा करा लिए, आप उस समय कहिएगा कि लोकतंत्र की हाइट ही नहीं है। ठीक है, राकेश अहिर जी। मैं कह रहा हूँ मलिक जी से कि मुजफ्फरनगर दंगा कौन कराता था?
मुजफ्फरनगर दंगा ये लोग कराते थे। और मुजफ्फरनगर जीता कौन? अयोध्या कौन जीता? चित्रकूट में कौन जीता? इनके 19 केंद्रीय मंत्री हार गए, बड़े चेहरे हार गए। जीतने से फट जाते हैं क्या? जान गई कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ बोलते हैं। अवरल जी तो ये कह रहे हैं कि अवरल जी बेरोजगारी का नाम नहीं ले सकते हैं, महंगाई का नाम नहीं ले सकते हैं, शिक्षा का नाम नहीं ले सकते हैं। राकेश भाई अभी तो ये मुजरा भी कहना भूल गए, मुजरा करने वाले थे, ये मुजरा करना भूल गए। प्रधानमंत्री का शब्द जो है सोचिए कि दुनिया के लोग सुनते हैं। प्रधानमंत्री चुनाव आते आते मुजरा तक आ गए। कितना घिरा हुआ है कि भारत का अस्मिता कितने इंटरनेशनल स्तर पे प्रधानमंत्री ने गिराए हैं। और रही बात, इन्होंने कहा कि जो तीसरी बार प्रधानमंत्री इस बार जिस तरीके से नायडू, नीतीश कुमार और उसके बाद राजनाथ सिंह को पकड़ पकड़ के खींच के आप देखे होंगे वो माला में भी सर डलवा रहे हैं, उस तरीके से इसके पहले 2 बार जो प्रधानमंत्री थे तो कोई माला में भटकता नहीं था। आज वो कंडीशन है। लोकतंत्र की ये खूबसूरती है और जनता की खूबसूरती है कि जनता इनके सारे झूठ को नकार दी और इनके सारे लोगों को नकार दिया। ठीक है, जैसे हमारे आशीष भाई ने कहा कि जहां हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ बनारस में। मैं बनारस के सटे हुए जौनपुर जिले में रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैं देखा कि वहाँ पूरे मंत्री से लगा के पूरे अधिकारी से लगा के सिर्फ बीजेपी के लोग ही चलते थे। और इतने पैसा खर्च होने के बाद एक बनारस का मामूली कार्यकर्ता अजय राय ने उन्हें 3 से 4 घंटे पीछे रखा, जो पूर्वोत्तर 4.25 लाख वोट से जीते थे। इन्हें तो मंथन करना चाहिए, इन्हें झूठ बोलना नहीं चाहिए, इन्हें सबक सीखना चाहिए कि अब झूठ बोलेंगे तो जनता हमें 27 में भी नकार देगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आशीष जी अपनी बात रखें, उसके बाद एक फाइनल कमेंट के लिए अवरल जी के पास चलूंगा। मैं अवरल जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए हम विपक्ष में है, चुनाव बीत चुके हैं, हम लोगों को उससे निकल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने खत्म होने के पहले राजनीति के अवसर को उनको 10 वर्षों में उन्होंने जितनी गलतियां की हैं उनको सुधार लेना चाहिए, ताकि कम से कम हमारे में कहते हैं ना कि जाते जाते ही कुछ तो भला कर जाओ। चलिए अवरल जी फाइनल कमेंट। जी चुनौती कई सारी है सर, और अब सबसे बड़ी चुनौती तो ये है, वो इन्हें समझ में आ रहा है। अवरल जी ने नकार दिया और उसके बावजूद भी, अरे सुनिए ना, मैं ही कह रहा हूँ चुनौती कई सारी है और सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि अब चर्चा में भी आपका सामना 2 लोगों से होता है कि नहीं? सदन में देखिएगा जरा एक बार। अब आप अपनी बात रखें। भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, इससे बफलाए हुए हैं और जिस तरीके से जनता से रिस्पॉन्स आ रहा है, नरेंद्र मोदी के प्रति लगाव जनता का जो नजर आ रहा है वो इन्हें दिख रहा है, उसी के कारण चेहरे पर जनता की लगी है। डॉक्टर साहब की अगर वापस से बीजेपी वाली बातें अगर इनके साथी सुन ली है ना तो समझ जाइए 6 महीना भी सरकार चलना मुश्किल है। चलिए इसके साथ ही साथ समय भी खत्म हो रहा है और इंतजार रहेगा इस बात का भी कि उत्तर प्रदेश में जल्दी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो और तमाम जो उसके पैरामीटर्स हैं उन पर वो खरा उतरे। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका, आशीष भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अवरल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सवाल अपनी जगह बरकरार है क्योंकि राजनीति है और राजनीति में अनिश्चितताएं बनी रहती हैं और अनिश्चितताओं के बीच में क्या निश्चित होकर प्रकट हो जाए कोई नहीं जानता। सवाल बरकरार है, अखिलेश के बाद कौन? आज की खास चर्चा में इतना ही। ना स्याही के दोस्त ना सफेदी के दुश्मन, हमें आना दिखाना दिखा देते हैं। नमस्ते।